गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं टीजे सर और मैं आज लेकर आया हूँ भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में अनुसूचियां और उसके विषय वस्तु। और ये हर एग्जाम के लिए, चाहे आप पीएससी, एसएससी, व्यापम कोई भी एग्जाम दे रहे हो, और ये बिल्कुल डिटेल है। इससे बाहर आपको कोई भी चीज अनुसूची और उसके विषय वस्तु से, अनुसूची से संबंधित बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो जो भी एग्जाम दे रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक नंबर इस अनुसूची और उसके विषय वस्तु या इस चीज से आने वाला सवाल आपका पक्का हो जाएगा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची और उससे रिलेटेड उसके विषय वस्तु के बारे में। तो ये रहा हमारा भारतीय संविधान की अनुसूचियां और उसके विषय वस्तु के बारे में। तो आपको अनुसूची के बारे में पहले थोड़ा ठीक से जानना होगा कि जब हमारा संविधान, मूल संविधान 1950, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब हमारे संविधान के अनुसूचियों की संख्या 8 थी। लेकिन वर्तमान में हम लोग देखें तो हमारे अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई? 12, जिसमें से जो 4 अनुसूचियां हैं, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, ये 4 नई अनुसूची जोड़ा गया था। ये पहले संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 1951 को। ये जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 को। ये 73वें संविधान संशोधन 1992 को, और ये 74वें संविधान संशोधन 1992 को ही। तो इस प्रकार आज के डेट में हम देखें तो टोटल अनुसूचियों की संख्या हम लोग यहाँ देखते हैं तो कितने हो जाता है? 12। तो इसको हम आगे और डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्रम वाइज देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट अनुसूची है वो क्या बोलता है। तो जो फर्स्ट अनुसूची है हमारा, तो उसको देखें तो जो पहला अनुसूची है वो हमारे संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है कि कितने राज्य है और कितने हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, उनका वर्णन है यहाँ पर। और जैसे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है उनके बारे में वर्णन है। और इसका हम लोग देखें तो इसका वर्णन जो है, जो अनुच्छेद के हिसाब से देखें तो अनुच्छेद 1 और 4 में है कि प्रारंभ में है इसका अनुच्छेद संघ एवं राज्य के बारे में। इसी प्रकार से हम दूसरा यदि अनुसूची देखें तो दूसरी अनुसूची में देखते हैं तो जितने भी हमारे संवैधानिक पद है उनके वेतन और भत्ते के बारे में है। तो आपको सबसे पहला ध्यान रखना है कि हमारे संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में है। दूसरा हम लोग देखें तो जितने भी संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति और विधान परिषद के अध्यक्ष, और साथ में केग मतलब लोक नियंत्रक एवं महालेखाकार, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, इन सब लोगों का वेतन का उल्लेख है। यहाँ पर खासकर हमको केवल इससे यही पूछा जाता है कि इसमें भाग 3 में क्या चीज का उल्लेख है। तो ये चीज हमको जानना जरूरी है भाग 2 में कि किस चीज के बारे में कहा गया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं भाग 3 में। तो भाग 3 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भाग 3 क्या करता है, शपथ एवं जो प्रतिज्ञा लिया जाता है उसके बारे में है कि कौन कौन से पद। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं किसके किसके लिए प्रावधान है। तो मंत्रियों के लिए, सांसदों और विधायकों के लिए, चुनाव प्रत्याशी के लिए, न्यायाधीश के लिए और केग के लिए, मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए। अब यहाँ पर आपको एक चीज यहाँ पर प्रश्न में पूछता है, आपसे आ जाएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये दोस्तों ये बिल्कुल फुल डिटेल है। मतलब आपको अनुसूची, इसके बाद कोई भी दूसरा ना वीडियो देखना पड़ेगा ना कोई चीजें। तो यहाँ पर कंप्लीट है पीएससी, एसएससी, व्यापम, रेलवे, हर एग्जाम के लिए। तो इसमें क्या किया गया है कि जितने भी ये जो पद दिए गए हैं, मंत्री, सांसद, विधायक, चुनाव में प्रत्याशी जो भी में है, और न्यायाधीशों का, इन सब का। लेकिन इसमें क्या किया गया है कि और जिसका मतलब कई सारे ऐसे पद हैं जिनका उल्लेख इसमें नहीं है।
और जिनका उल्लेख इसमें नहीं है उसका कारण है, जैसे राष्ट्रपति का जो है ये ऊपर नीचे हो गए, थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये वाला ये नीचे में रहेगा, जिनका उल्लेख अनुसूची में नहीं है। मतलब अनुसूची थर्ड में हम लोग देखते हैं, जैसे जिन जिन पदों का जो शपथ दिया हुआ है वो ऊपर में है, इनका सबका है, लेकिन ये जो 4 पद है इनका शपथ इसमें नहीं दिया गया है। उसका कारण क्या है कि राष्ट्रपति का जो शपथ है वो अनुच्छेद 60 में है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। साथ में हम यही पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रपति किस चीज का शपथ लेता है। तो राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो संविधान की रक्षा करने का और जनता की सेवा करने का, मतलब क्योंकि राष्ट्रपति हमारे देश में सर्वोच्च या प्रथम नागरिक होता है, सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, सबसे मुखिया होता है हमारे देश का। तो क्या करता है, संविधान की रक्षा का शपथ लेता है। इसके बाद हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, तो उपराष्ट्रपति का जो शपथ है वो 69 में है, मतलब धारा जो अनुच्छेद है वो 69 में है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये भी संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, क्योंकि ये दोनों प्रथम और द्वितीय सबसे शक्तिशाली या प्रमुख पद है, जिसके कारण ये लोग क्या करते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं। अगला हमारा पद होता है उपराज्यपाल का। तो उपराज्यपाल भी एक राज्य का मुखिया होता है और वो भी इसी प्रकार से शपथ लेता है, और इसका उल्लेख कहाँ पर है, 159 में, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि इन सारे पदों को हम भारतीय जो संविधान है उसके भाग 5 और भाग 6 में इनके बारे में डिटेल से दिया हुआ है, इसलिए इन जो पद है, ये जो संवैधानिक पद है उनके बारे में अनुसूची में नहीं दिया गया है, बाकी इन पदों को छोड़कर दिया गया है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री अलग शपथ लेता है और उसके बाद जो उनके मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं वे शपथ लेते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री शपथ लेता है, जैसे मुख्यमंत्री पहले शपथ लेता है, फिर उसके बाद अन्य मंत्री लोग शपथ लेते हैं, जैसे बनते जाते हैं। तो प्रधानमंत्री की शपथ के बारे में यदि हम लोग देखें तो इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 75 4 के अंतर्गत है, और जो प्रधानमंत्री होता है वो पद की गोपनीयता और कर्तव्य निर्वहन का ये शपथ लेता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन किस चीज का शपथ लेता है, तो आपको यही चीज जानना है। राष्ट्रपति संविधान का और कानून का जो रक्षा का शपथ लेता है, जबकि प्रधानमंत्री की बात करें तो पद की गोपनीयता, मतलब कई सारे चीज होता है, कई सारे बात होता है जिसको ओपन नहीं कर सकता या नहीं करते समय से पहले, तो इस चीज की गोपनीयता बनाए रखने का शपथ लेता है। और अनुसूची हम लोग 4 में देखें तो आपको अनुसूची 3 में इन चीजों को ध्यान रखना है कि शपथ किनका है और किनका नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं अनुसूची 4 में। तो अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, मतलब राज्यसभा में कौन से राज्य को, कितने राज्यों को कौन कौन से सीट आवंटित है, कितनी संख्या है, ये सभी चीजों का उल्लेख है। और इसका उल्लेख कहाँ पर है, 82 के अंतर्गत है कि कितना सीट किसके लिए होगा। तो ये चीजें है प्राय। अगली हम लोग देखते हैं अनुसूची 5 में। तो अनुसूची 5 में क्या है, जो अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है, और इसमें आपको एक पॉइंट दे दिया गया है, जैसे हमारे देश में प्राय 10 अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित और अन्य क्षेत्र, तो यहाँ के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। और जबकि इसमें खासकर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो इनको आप ध्यान जैसे भी रख सकते हैं, AMTM, या इसको आप ध्यान रखें तो ATM और M ऐसे करके आप याद रख सकते हो। A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, एक M फॉर मेघालय और एक M फॉर मिजोरम। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि M यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य में एक और है जिसको बोला जाता है मणिपुर, तो मणिपुर यहाँ पर शामिल नहीं है। तो इसमें अनुसूची 5 में कौन सा भाग है, ये चारों को हम लोग छोड़ दें तो इसको छोड़कर शेष राज्य है, जैसे हम लोग देखते हैं भारत में कौन कौन से हैं, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ के पास महाराष्ट्र है, जो बिहार है, और हम लोग देखें
तो झारखंड है, उड़ीसा है, ऐसे इसके आसपास के जितने भी 10 राज्य है जहां पर ये क्या है, आदिवासी क्षेत्र है, तो उनके प्रशासन के बारे में उल्लेख है। तो ये किस अनुसूची के अंतर्गत है? अनुसूची 5 के अंतर्गत। और यदि हम लोग अनुच्छेद देखें इसका, तो ये अनुच्छेद इसमें उल्लेखित है, इसका 244 एक के तहत ये उल्लेखित है। इसी प्रकार से जस्ट इसके ऑपोजिट यदि हम 5 को याद कर लिए, तो जस्ट उनको छोड़कर जो है, मतलब जो जितने राज्य पढ़े हम, एटीएम जैसे, एटीएम और एक और एम, तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ये चारों राज्य का जो प्रशासन है वो यहाँ पर उल्लेखित है। और इसका जो अनुच्छेद है वो है 244(2). तो आपको 5 और 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें बिल्कुल माइनर या हेयर लाइन डिफरेंस है। 5 में हम क्या करते हैं, जो हमारे 36, जो हमारे देश के, मतलब जो भारत है उसके 10 जो राज्य जहां पर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जैसे आंध्र प्रदेश भी है, तेलंगाना भी है, और उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, बिहार है, झारखंड है और महाराष्ट्र है, ऐसे क्षेत्र जहां पर आदिवासियों की संख्या ज्यादा मात्रा में है, तो वहां का ये प्रशासन का उल्लेख करता है, ये मिलता है। और इसका उल्लेख 244 में है। तो जो 5 है अनुसूची, उसका 245 एक में है, और जो 6 है उसका 244 2 में है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला कि 7 अनुसूची वेरी इंपॉर्टेंट ये, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें मैंने स्टार लगा रखा है। तो ये क्या करता है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन बताता है। और ये शक्तियों का विभाजन क्या है, मुख्य रूप से आपको जानना है कि किस पर कानून राज्य बनाएगा और किस पर कानून हमारा केंद्र बनाएगा, इस पर है। और इसको 3 सूचियों में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इसका जो उल्लेख है कि इन शक्तियों को बांटने का, शक्ति विभाजन का, तो हमारा यदि हम लोग भाग देखें, जब अनुच्छेद हम लोग भारतीय संविधान का भाग देखते हैं, तो टोटल जो 22 भाग है और गिनती में जो 25 भाग है, उसमें से 11वें भाग में इसका उल्लेख है कि किस सूची पर राज्य बनाएगा शासन कानून, और किस सूची पर केंद्र बनाएगा, और किस सूची पर वो दोनों बनाएंगे। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कई बार इसकी संख्या ही पूछ देता है, या कई बार यहाँ पर क्या होता है, इसके विषयों की संख्या। तो आपको ध्यान रखना है, जब सबसे पहले 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय हम लोग देखें तो संघ सूची में 97 थे, राज्य सूची में हम लोग देखें तो 66 थे, और समवर्ती सूची में कितने थे, 47। लेकिन वक्त के साथ संशोधन होते गया और बदलते गया, और आज के डेट में कुछ और जुड़ते गया, और वो कितने हो गए, 100। जबकि राज्य सूची पहले 66 था, वो कम होके कितने हो गए, 61। और जो समवर्ती सूची था पहले 47 था, वो कितने हो गए, 52। मतलब इसमें 5 सूचियां बढ़ गई, और इसमें देखे राज्य सूची में 5 घट गया। इसका कारण क्या है, तो इन सूचियों का कारण हम लोग देखें तो कई इसमें राज्य सूची में वही है कि आपको ध्यान रखना है कई सारे चीजों में, कि जैसे जो चीजें संघ सरकार बनाता है, जैसे वर्तमान में चल रहा है हमारा, क्या चल रहा है, जनगणना। तो जनगणना हुआ, रेलवे हुआ, सेना हुआ, ऐसे बहुत सारे चीज है जिसमें केवल जो नियम या कानून है वो कौन बनाता है, केवल केंद्र बनाता है। तो ऐसे जो 100 विषय है वो संघ सूची में आता है। जबकि राज्य सूची में भी कई सारे चीज है, जैसे पुलिस है, और मान लो परिवार नियोजन है, और कुछ कुछ चीजें है, वन है, और गौ मांस वगैरह है, पशुओं की सुरक्षा है, ये सब चीज किसमें है, राज्य सूची में। जबकि समवर्ती सूची में कई सारे ऐसे चीज है, जैसे कानून व्यवस्था है, और इसमें वन है, शिक्षा है, नाप तौल है, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो इसमें है। तो इसमें आपको नाम याद नहीं रखना है, लेकिन वो 5 चीजें आपको ध्यान रखना है। कौन से 5 चीजें, ये शिक्षा और वन समवर्ती सूची में आता है, जो 42वें संविधान संशोधन 1946 में हुआ,
और वो संशोधन क्या था, जब 42वां संविधान संशोधन 1946 हुआ तो शिक्षा, वन, वन्य जीव संरक्षण, नाप तौल और न्याय का प्रशासन, मतलब न्यायालीन प्रशासन जो होता है, न्याय का प्रशासन होता है, जैसे जो हाई कोर्ट होता है और उसके नीचे के जो अधीनस्थ न्यायालय होता है, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ये सब कहाँ के अंतर्गत होते हैं, राज्य के अंतर्गत होते हैं। तो ये इसमें था, लेकिन वो सब के सब कहाँ चले गए, अब ये समवर्ती सूची में चला गया। तो ये 5 विषय जो है ये आपको भली भांति याद रखना होगा कि ये 5 विषय कौन से हैं, उस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से विषय में है, बाकी विषय को आपको याद रखे या न रखे, और इसमें कब हुआ ये संशोधन तो उसको ध्यान रखना है। 42वां संविधान संशोधन 1976, और जानते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 जो हुआ था इंदिरा गांधी के काल में, और इसे क्या माना जाता है, मिनी संविधान संशोधन माना जाता है। और इसी के बाद उसका सरकार जो है वो भी गिर गया था, ये भी चीज आपको पता है। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। इसमें से जो भी उनको लगा कि दूसरा जनता पार्टी की सरकार आया तो वहां पर, तो ये तो हमारा राजनीतिक पहलू था, लेकिन आपको यहाँ पर क्या रखना है कि मूल संविधान संशोधन कब हुआ, उसका सत्र क्या था, ऐसे करके। और ये अनुच्छेद हम लोग देखें तो अनुच्छेदों में ये 246 में वर्णित है, जो शक्तियों का जो विभाजन है, कौन किस पर कानून बनाएगा। और ये संविधान के हमारे संविधान के भाग में हम लोग देखें तो ये 11वें भाग में वर्णित है। तो आपको पेपर में पूछा जा सकता है, जो समवर्ती सूची है या राज्य सूची है या केंद्र सूची है, या केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्ति का विभाजन है उसका उल्लेख किसके अंतर्गत है, तो आपको बताना है कि इसका उल्लेख आपको क्या करना है, भाग 11 में, और अनुच्छेद क्या है 246 के अंतर्गत है। आगे हम लोग देखते हैं अनुसूची 8, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ भी देखो ये स्टार लगा हुआ है, और हम लोग देखते हैं कि ये स्टार लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे इसमें क्या है, राजकीय भाषाओं के बारे में उल्लेख है कि हमारा राजभाषा क्या है, कौन कौन से है हमारे देश की भाषाएं। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम हम लोग देखें तो हमारे संविधान में कुल भाषाओं की संख्या था 14, लेकिन आज के डेट में हम लोग देखें तो कुल भाषाओं की संख्या कितना है, 22। और इसके पीछे आपको इससे सवाल ये पूछेगा कि कितने भाषा थे, कितने भाषा है, ये नहीं पूछेगा आपसे, बल्कि आपसे ये पूछेगा कि जैसे यहाँ से 14 भाषा था और कितने भाषा हो गए, 22। अब 8 भाषा जो जुड़ा वो कौन कौन से थे, साथ में कौन कौन से थे, और कब कब जुड़ा, ये जो है कब कब जुड़ा, कौन कौन सा भाषा जुड़ा, और किस किस संविधान संशोधन से जुड़ा, तो वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो ये आपको इसमें जानना जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पहले कितने भाषा थे, 14, कितने हो गए आज के डेट में, 22। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में, और कौन सी भाषा को जोड़ा जाता है 15वें भाषा के रूप में, सिंधी। तो देखिए यहाँ से आपके पेपर में आ सकता है कि संविधान का 15वां भाषा जोड़ा गया कौन सा था, अब कब जोड़ा गया, किस संशोधन से जोड़ा गया, किस सन में जोड़ा गया, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 21वां संविधान संशोधन 1967 को ये जोड़ा गया। जबकि अगला हम लोग देखते हैं तो 71वां संविधान संशोधन 1992 को हुआ, उसमें क्या जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। आप इसको NMK ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं, N फॉर नेपाली, M फॉर मणिपुरी, K फॉर कोंकणी, या जैसे भी नाम थे, तो NMK नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अगला संविधान संशोधन होता है, देखो इसका क्लू है 21 और 71, कितना हो जाएगा, 92। तो ये अपने आप आ जाएगा, 21 और जो 71 है वो 92 है। तो अगला संविधान संशोधन होता है 92वां संविधान संशोधन, जो कब होता है,
3 में, और इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और किसको जोड़ा जाता है, संथाली को। तो इसको हम लोग प्राय बाढ़ मास से हम लोग याद करते हैं। बाढ़ मास मतलब अंग्रेजी में हम लोग जैसे मैथ से यदि पढ़ते हैं तो बाढ़ मास, BDMS, बी फॉर बोडो, डी फॉर डोंगरी, एम फॉर मैथिली और एड फॉर संथाली। तो ये याद करने का एक ट्रिक है जिससे आप इन भाषाओं को बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 22 भाषा से 14 भाषा से 22 भाषा होने का क्रम। तो 21, 71 और दोनों मिला के 92, और 21वां कब हुआ था, 67 में, और 71वां 92 में, जबकि 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि पेपर में आपको आ जाता है कि इतना तो है, आगे जैसे कि आपको दे देता है 3 ऑप्शन दे देगा कि आपको बताना है कि जो हमारा 8वीं अनुसूची है इसमें कौन कौन सी भाषा शामिल है या कौन सा नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है अंग्रेजी जो है वो भाषा शामिल नहीं है। और हमारे देश की ये बड़ी विचित्र विडंबना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है, हाई कोर्ट की भाषा भी लगभग अंग्रेजी है, जितने भी कोर्ट के आर्डर आते हैं सब अंग्रेजी में। हमारे यहाँ शिक्षा का अधिकतर माध्यम अंग्रेजी में, बड़े बड़े एग्जाम दोगे उसका जो सिलेबस है वो ज्यादातर आपको इंग्लिश में मिलेगा, इंग्लिश का क्रेज इतना है। लेकिन वो हमारा भाषा नहीं है, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी नहीं है। फिर भी हम लोग, हमारे देश के नेता मंत्री लोग कभी भी ये चीज ध्यान नहीं दिए कि हमारा देश का, हमारे राष्ट्र का मातृभाषा हिंदी है। तो हिंदी को हम आगे नहीं बढ़ा के अंग्रेजी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बिल्कुल एक विचारणीय बात है कि जो भाषा हमारे संविधान में उल्लिखित ही नहीं है, आज के डेट में वही भाषा हमारी मेन भाषा बन रही है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, भाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में हम लोग ये देखते हैं कि इसमें इसको जोड़ा गया फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 द्वारा, और ये क्या है, भूमि सुधार कानून है। अब इसमें क्या होता है कि न्यायालय में इसको देखकर, इस पहले जब था तो उस समय इस अनुसूची में जो भी चीज डाल दिया जाता था उसको क्या किया जाता था कि न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता था। लेकिन अब वर्तमान में, कि कब वर्तमान में, 24 अप्रैल, आपको ये डेट ध्यान रखना है, 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973 के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 24 अप्रैल 1973 के पहले जितने कानून बने उस पर हम कोई भी संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी कानून बनेगा उस पर हम लोग संशोधन कर सकते हैं। यदि उस जो भी इस पर जोड़ा जाए, कोई सरकार आता है, यदि इस पर कोई कानून डाल देता है और उस पर यदि बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का उसको वो आहत करता है, या ह्यूमन राइट्स तक को आहत करता है, किसी भी जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके जो 6 ह्यूमन राइट्स है उसको ये क्रॉस करता है, तो वहां पर फिर इसको न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। तो ये जो है मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि इसके पहले जो लगभग 200 या 300 जो बन गए थे नियम इसमें जोड़े जा चुके थे सरकार द्वारा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि हम इस पर तो संशोधन नहीं कर सकते, या इस पर हम लोग हर चीज कानून में सुधार नहीं कर सकते, लेकिन इसके बाद आगे जो भी कानून बनेगा यदि उस पर ऐसा विचार आता है, उससे संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन होता है, ह्यूमन राइट्स मतलब मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो वहां फिर न्यायालय में उन कानूनों को चुनौती दिया जा सकता है। तो ये एक बॉर्डर लाइन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आगे हम लोग देखते हैं फिर 10वीं अनुसूची। कि 10वीं अनुसूची क्या होता है कि दल बदल विरोधी कानून है, और ये कब लागू हुआ था, 52 संविधान संशोधन 1985 के द्वारा ये जोड़ा गया था।
और इसमें बोला गया था कि कोई भी दल बदल कानून, आपको सिंपल रूप से जानना है कि कोई भी आदमी यदि एक जो राष्ट्रीय दल है, कोई भी राष्ट्रीय दल आज के डेट में मुख्य रूप से हम लोग देखें तो कई सारे राष्ट्रीय दल है, उसमें भाजपा, कांग्रेस, ऐसे कुछ भी हो, उससे जीतता है और उस पार्टी से यदि इस्तीफा दे देता है पार्टी की सदस्यता से, तो उसका सदस्यता जो है चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो समाप्त हो जाएगा। ये कानून ये बोलता है दल बदल विरोधी या दूसरे दल में चला जाता है तो ये उसका जो सदस्यता है वो विधायक रहेगा या सांसद रहेगा तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये चीजें हैं। और यदि इसमें और कुछ चीजें हैं, मुख्य बात इसको मैं थोड़ा सा एक लाइन और बता देता हूँ। लेकिन यदि कोई भी पार्टी का जब बहुत सारे मतलब लगभग 25% या 1/, ये बदलते रहता है, मतलब इसमें भी संशोधन हो सकता है कि 1/33 मतलब या इसका कुछ बिल्कुल रेशियो है। तब यदि 25% या 50% ही पार्टी का क्या कर जाए, अलग हो जाए उस पार्टी से, तो उनकी सदस्यता वो निरस्त नहीं होगा। तो ये भी है, मतलब मुख्य रूप से तो एकदम इसका क्लियर थोड़ा डाउट है मेरे को, तो मैं वहां पर नहीं, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि 1/3 या 1/2 इतना यदि साथ में जाते हैं तो उससे उनकी सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरी एक और चीज है, जो हम लोग देखते हैं लोकसभा का अध्यक्ष जो है, जो स्पीकर जिसको बोलते हैं लोकसभा का अध्यक्ष, यदि किसी भी पार्टी से बना है और वो अपना इस्तीफा उस पार्टी से इस्तीफा दे देता है तो भी उसकी सदस्यता और उसका पद जो है लोकसभा का अध्यक्ष वो बरकरार रहेगा। ये इसका विशेष जानने वाली चीज है, क्योंकि लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो जब भी स्पीकर बनता है तो वहां से, हालांकि वो पार्टी का होता है, जिस पार्टी का सरकार हो उसका होता है, लेकिन उसको वोट डालने का अधिकार नहीं होता। अधिकार होता है वीटो के टाइम में, लेकिन वो अपना वोट नहीं डालता। वो सदस्य का क्या करता है, अध्यक्षता करता है। इसीलिए सबसे लंबा कार्यकाल अध्यक्ष का ही होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो अध्यक्ष होता है वो जो अगला चुनाव होगा, चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, वहां तक उसकी सदस्यता बना हुआ रहता है। तो जो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसका जो सदस्यता है दल बदल कानून से प्रभावित नहीं होता और उसका कार्यकाल भी सबसे ज्यादा होता है। अगला हम लोग देखते हैं अनुसूची 11, और इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे ना, हो सकता है ये चीज दूसरी पार्टी का सदस्यता न ग्रहण करे तब तक, है ना। यदि दूसरी पार्टी का सदस्य और दूसरी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तब उस समय उस पर दल बदल कानून लागू हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं हमारी अनुसूची 11, और ये संबंधित है पंचायती राज से, और इसे कब जोड़ा गया था, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। यहाँ पर एक सवाल और आता है, अभी CGPSC के पेपर में आ गया था सवाल कि पंचायती राज संविधान के किस भाग में है, भाग में है आ गया था, अनुसूची में नहीं, ध्यान रखना। तो वहां पर भाग 9, 9क, 9ख और एक और ऐसी दिया गया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो पंचायती राज है वो भाग 9 में है, जबकि नगरीय निकाय अनुसूची जो 12 में है वो कहाँ है, 9क में है। और इसमें क्या है, सहकारी समितियां हैं। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। इसका अनुच्छेद भी हम लोग देखें तो अनुच्छेद दोनों का 243 है, लेकिन इसमें 243 ए से लेकर कहाँ तक है, 243 ओ तक, और आगे का है 243 पी से, ई से कहाँ तक, जेड जी तक। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्या बताया मैं, 243 जो है ए ऐसे कोष्टक में, और यहाँ कहाँ तक, ओ तक, और अगला है 243 पी से जेड जी तक। ये क्या है, नगरीय निकाय। ये क्या है, पंचायत। तो पंचायत को कितने विषय मिला है, 29 विषय मिला है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। 12वीं अनुसूची में क्या है, तो 12वीं अनुसूची में यही नगरीय निकाय है, और इसमें विषयों की संख्या हम लोग देखें तो 18 है, और ये 74वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। ये भाग किस में है, तो भाग बता दिया अभी, 9 किस में है, क में।
जबकि इसका अनुच्छेद हम लोग देखें तो 243 क्या था, सी और जेड जी तक है इसका। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखें तो इसको 60 में एक एक लाइन में हम लोग देखें तो पेपर में आ जाता है, कई बार पूछ लेता है कि इस अनुसूची में क्या है, या वेतन किस अनुसूची में है, इसका शपथ किस अनुसूची में है, ये सारी चीज तो आपको एक लाइन में ध्यान रखना है। अनुसूची जो फर्स्ट है उसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र है, अनुसूची 2 में वेतन और भत्ते हैं, 3 में शपथ है, 4 में राज्यसभा है, 5 में जो क्षेत्र है एटीएम, इसको ध्यान रख लेंगे, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इनको छोड़कर जो अनुसूची क्षेत्र है जैसे छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, ये जो लगभग 10 राज्य है उनका प्रशासन है। और जबकि बाकी जो 6 है वो इन 4 राज्यों का प्रशासन है। 7 में हम लोग देखें तो शक्ति विभाजन हम लोग पढ़े, 8 में देखें तो हम लोग भाषा पढ़े, और 9 में इसी प्रकार से हम लोग देखें तो भूमि सुधार, 10 में दल बदल, 11 में पंचायत और 12 में नगरीय निकाय। तो ऐसे करके आपको एक लाइन से भी उसको याद रखेंगे तो बेहतर है, क्योंकि अंदर में डिटेल बता दिए हैं और ऐसे आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने बेहतरीन ढंग से हर पॉइंट को मैंने कवर करते हुए लिया है, और यदि ये वीडियो बस आप देख लेते हैं तो आपको जरूर है कि हर एग्जाम में इससे रिलेटेड एक सवाल आता है और 1 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स है, पक्का है। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।